आमतौर पर जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो ढेर सारी किताबें और थ्योरीज दिमाग में आती हैं। लेकिन आज के इस डीप डाइव में हमारा तरीका थोड़ा अलग होने वाला है। बिल्कुल। और बहुत ही दिलचस्पी। हाँ, क्योंकि आज हमारे पास जो स्रोत है वो किसी समाज शास्त्री की किताब नहीं है। वो उत्तर प्रदेश होमगार्ड की एक प्रतिप्रयोगी परीक्षा मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के क्लास का ट्रांसक्रिप्ट है। और मुझे लगता है कि लोग सोच सकते हैं कि एक एग्जाम सिलेबस से हम इतने बड़े विषय को कैसे समझेंगे। सही बात है। पर असल में इन परीक्षाओं के प्रश्न सिर्फ फैक्ट नहीं होते। ये दिखाते हैं कि एक राष्ट्र और हमारा सिस्टम किन मुद्दों को सबसे जरूरी मानता है। एकदम सही कहा आपने। और इसीलिए आज का हमारा मिशन बहुत ही फोकस्ड है। हम इस क्लास ट्रांसक्रिप्ट में बताए गए प्रश्न और उनके सटीक उत्तर यानी क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चलेंगे। एकदम स्ट्रिक्ट फॉर्मेट। हाँ, कोई एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं, कोई बाहरी जानकारी नहीं जोड़ेंगे। जो सॉल्यूशंस नोट्स में हैं बस उन्हीं का विश्लेषण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से जो इस विषय की बुनियाद रखता है। चलिए। नोट्स में पहला प्रश्न पूछा गया है कि महिला सशक्तिकरण का अर्थ क्या है। और वहां इसका बहुत ही सटीक उत्तर दिया गया है। उत्तर है महिलाओं को अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेने की स्वतंत्रता। अच्छा। और उत्तर का दूसरा हिस्सा कहता है कि संसाधनों पर पुरुषों के बिल्कुल समान अधिकार देना। निर्णय और संसाधन सुनने में तो काफी सीधा लगता है ना? पर देखिए जब क्लास में अगला प्रश्न आता है तो जमीनी हकीकत कुछ और ही निकल कर आती है। बिल्कुल, वो 2011 की जनगणना वाला सवाल। हाँ, प्रश्न पूछा गया है कि भारत का लिंगानुपात क्या है और उत्तर दिया गया है 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। पर इस उत्तर में जो ब्रैकेट में एक और आंकड़ा है शहरी क्षेत्रों का, वो ज्यादा ध्यान खींचने वाला है। हाँ, ब्रैकेट में उत्तर है 929 जो और भी कम है। एक मिनट, हम तो मानते हैं कि शहर ज्यादा प्रगतिशील होते हैं। यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। शहरी आर्थिक स्थिति बेहतर होने का मतलब हमेशा वैचारिक प्रगति नहीं होता। अक्सर इसका मतलब होता है ऐसी तकनीकों तक आसान पहुंच जिनसे लिंग जांच हो सके। बाप रे, ये तो सच में कड़वी सच्चाई है। अब अगला सवाल क्लास में साक्षरता दर पर पूछा गया है। प्रश्न है कि महिला और पुरुष की साक्षरता में कितना अंतर है। और नोट्स में इसका सटीक उत्तर है लगभग 16.68% का अंतर। 16.68%? हाँ, जहां पुरुष 82.14% है, वहां महिलाएं मात्र 65.64%। ये बहुत बड़ा फासला है। महिलाओं की भागीदारी का अनुपात क्या है? और इसका उत्तर वहां लिखा है ग्रामीण क्षेत्रों में 30% और शहरी क्षेत्रों में मात्र 15%। तो यहाँ मैं एक पुशबैक देना चाहता हूँ, एक सवाल उठाना चाहता हूँ। हाँ, बताइए। अगर गांव में महिलाओं की भागीदारी 30% है और शहर में आधी यानी 15%, तो क्या इसका मतलब ये निकालें कि गांव की महिलाएं ज्यादा सशक्त हैं? ये सवाल आना लाजमी है, लेकिन इंस्ट्रक्टर ने वहां स्रोत के आधार पर इसका उत्तर स्पष्ट किया है। उन्होंने बताया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि उत्तर कहता है कि गांव में जो महिलाएं काम कर रही हैं वो मुख्य रूप से सीमांत श्रमिक यानी मार्जिनल वर्कर्स हैं या कृषि कार्यों में लगी हैं। और आंकड़ा दिया गया है कि कृषि में 80% महिलाएं लगी हैं, लेकिन जमीन का मालिकाना हक केवल 13.9% के पास है। ओह, मतलब खून पसीना उनका, पर जमीन के कागज पर नाम किसी और का। बिल्कुल। तो जो पहले सवाल का उत्तर था कि संसाधनों पर अधिकार ही सशक्तिकरण है, वो यहाँ पूरी तरह फेल हो जाता है। एकदम सही पकड़ा आपने। अब इन आंतरिक आंकड़ों के बाद क्लास में वैश्विक सूचकांक यानी ग्लोबल इंडिसेस वाले सवाल आते हैं। हाँ, वहाँ पहला वैश्विक प्रश्न है कि विश्व आर्थिक मंच यानी WEF की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या है। और इसका सटीक उत्तर नोट्स में है 148 देशों में 131वीं रैंक। 131 रैंक, काफी पीछे हैं हम। हाँ, और उसी उत्तर में जोड़ा गया है कि पहले स्थान पर लगातार 16वें वर्ष आइसलैंड है। लेकिन अगला सवाल जो पूछा गया उसने मुझे सच में हिला कर रख दिया। प्रश्न था, इस रिपोर्ट के अनुसार पूर्ण समानता लाने में दुनिया को कितने वर्ष लगेंगे। और इस प्रश्न का उत्तर है 123 वर्ष। 123 वर्ष, मतलब हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा इसको देखने के लिए। ये कितनी अजीब बात है। हाँ, लगभग 1 शताब्दी से ज्यादा का वक्त। और इसीलिए शायद संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्यों वाला अगला सवाल क्लास में पूछा गया। हाँ,
प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र का कौन सा सतत विकास लक्ष्य यानी SDG विशेष रूप से लैंगिक समानता से जुड़ा है। इसका उत्तर दिया गया है SDG लक्ष्य संख्या 5। और इसके साथ ही ब्रैकेट में बताया गया है कि लक्ष्य 1 गरीबी से, लक्ष्य 2 भूखमरी से और लक्ष्य 3 स्वास्थ्य से जुड़ा है। बिल्कुल। पर इस जगह मुझे इंस्ट्रक्टर की एक बात बहुत बढ़िया लगी। एक जबरदस्त एनालॉजी यूज की उन्होंने क्लास में। कौन सी वाली? उन्होंने SDG 5 याद रखने के लिए कहा, SDG 5 का मतलब है 5 उंगली बराबर, यानी समानता। वाह, ये बहुत ही बेहतरीन निमोनिक है ना? हाँ, ऐसी साधारण सी ट्रिक से एक इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्य हमेशा के लिए याद हो जाता है। एकदम। अब इसी सेगमेंट में एक आखिरी प्रश्न था एक शब्द को लेकर, सीमान नहीं, सीडे। हाँ, सीडेव क्या है? सीडेव, हाँ, उत्तर में लिखा है कि ये महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव को खत्म करने की एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। 1979 में इसे अपनाया गया और भारत ने 1993 में इसे पारित किया। तो चूंकि हमने देखा कि चाहे साक्षरता हो या 123 वर्ष का गैप, आंकड़े काफी डरावने हैं। इसीलिए अगला जो सेट है प्रश्नों का वो थोड़ा अलग है। हाँ, अगला सेट क्या और कब वाले सवालों का है, यानी संवैधानिक अधिकार और कानूनी उपाय। क्योंकि जब प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो तो समाधान भी कानून ही देता है। सही बात है। तो संवैधानिक प्रश्नों से शुरू करते हैं। हाँ। पहला प्रश्न अनुच्छेद 15 ब्रैकेट 3 पर था। हाँ। उत्तर में क्या दिया गया है? उत्तर कहता है कि ये राज्य को महिलाओं के लिए विशेष सकारात्मक प्रावधान यानी अफर्मेटिव एक्शन बनाने की शक्ति देता है। अच्छा। और फिर एक सवाल अनुच्छेद 39D पर भी है। हाँ, प्रश्न था कि समान कार्य के लिए समान वेतन किसमें है, जिसका सटीक उत्तर है अनुच्छेद 39D। फिर सबसे ताजा कानून पर सवाल आता है। हाँ। प्रश्न 106वां संविधान संशोधन, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहते हैं, क्या करता है? और सटीक उत्तर है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 यानी 33% आरक्षण। बिल्कुल। लोकसभा के लिए अनुच्छेद 330A और विधानसभाओं के लिए 332A मेंशन किया गया है। हाँ। अब संविधान के बाद बात आती है कानूनी अधिनियमों पर पूछे गए सवालों की। हाँ। जैसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 पर प्रश्न था कि सजा कितनी है? उत्तर दिया गया है दहेज लेने और देने दोनों पर न्यूनतम 5 वर्ष की सजा। और मातृत्व लाभ अधिनियम, जिसमें 2017 में संशोधन हुआ, उस पर प्रश्न है कि कितनी पेड लीव मिलती है? इसका उत्तर है कि पहले 2 बच्चों के लिए छुट्टी को बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है। ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। लेकिन अगला जो कानून है क्लास नोट्स में, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न यानी पॉश एक्ट 2013, इस पर एक बड़ा दिलचस्प सवाल था। हाँ, प्रश्न था कि ये एक्ट किस केस की गाइडलाइंस पर आधारित है और उत्तर था विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997। तो यहाँ मैं ना एक चीज ऑब्जर्व कर रहा था इन आंसर्स को देखकर। अच्छा, क्या चीज? क्या आपको नहीं लगता कि हमारे कानून अक्सर बड़ी घटनाओं के बाद ही बनते हैं? मतलब 1997 में विशाखा गाइडलाइंस आती हैं और उसे कानून बनने में 2013 तक का वक्त लग जाता है, लगभग 16 साल। ये पॉइंट तो है, सामाजिक दबाव का असर पड़ता है। और देखिए ना, इसी सेट में एक सवाल है जस्टिस वर्मा कमेटी 2012 के गठन पर। तो क्या ये निर्भया केस के बाद त्वरित न्याय की आवश्यकता को सीधे तौर पर नहीं दर्शाता? मैं पूरी तरह सहमत हूँ आपसे। कानूनी विकास अक्सर ऐसे ही आगे बढ़ता है। हाँ, और लीगल मेजर्स में आखिरी प्रश्न PCPNDT एक्ट 1994 पर था, जिसका सटीक उत्तर था कन्या भ्रूण हत्या और जन्म से पहले लिंग जांच को रोकना। और ये वही कानून है जो उस 929 वाले शहरी लिंगानुपात से निपटने के लिए बनाया गया था। एकदम सही कनेक्शन जुड़ा आपने। अब देखिए, संविधान हो गया, कानून बन गया, पर अगर जेब में पैसे ना हो तो ये सब नकारा है। बिल्कुल, आर्थिक और सामाजिक भागीदारी के बिना कैसा सशक्तिकरण। हाँ, और इसीलिए इस डीप डाइव का आखिरी सेट सरकारी योजनाओं और उनके एग्जैक्ट आंकड़ों पर है। और यहाँ के जो आंसर्स हैं भाई वो कमाल है। चलिए देखते हैं। पहला, आर्थिक सशक्तिकरण का प्रश्न क्या था? प्रश्न था कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम 2016 में कितने प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं हैं? और इसका उत्तर क्या दिया है नोट्स में? उत्तर दिया है 83%। 83%। ये तो सच में कमाल का आंकड़ा है ना? और अगला सवाल सुनिए। प्रश्न है पीएम मुद्रा योजना में महिला लाभार्थियों का हिस्सा कितना है? उत्तर 68%। वाह,
और फिर प्रश्न है कि पीएम आवास योजना में कितने प्रतिशत घरों का मालिकाना हक महिलाओं के पास है, और वहां उत्तर है 73%। ये 73% वाला आंकड़ा सबसे खास है। याद कीजिए, हमने शुरू में बात की थी कि कृषि भूमि पर मात्र 13.9% मालिकाना हक था। हाँ, तो जब आवास योजना में ये 73% तक जाता है, तो ये उस पुरानी खाई को काफी हद तक पाटने का काम कर रहा है। बिल्कुल। इन प्रश्नोत्तरों को देखकर मैं यही सोच रहा था कि वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन आज के समय में सशक्तिकरण का सबसे बड़ा हथियार बन गया है। एकदम सटीक निष्कर्ष ये। और आर्थिक मदद के बाद सामाजिक सुरक्षा पर भी सवाल थे, है ना? हाँ, जैसे अगला प्रश्न सुकन्या समृद्धि योजना 2015 पर था। उत्तर के मुताबिक ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत शुरू हुई। इसमें अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं और 21 वर्ष में खाता मैच्योर होता है। ये योजना उस मानसिकता को बदलने के लिए है जहां बेटी को बोझ समझा जाता था। बिल्कुल। इसके बाद मिशन शक्ति पर एक बहुत डायरेक्ट सवाल था। प्रश्न, मिशन शक्ति के 2 स्तंभ कौन से हैं? और वहां उत्तर दिया गया है संबल और समर्थ्य। मतलब संबल सुरक्षा के लिए, जिसमें 181 हेल्पलाइन और 1 स्टॉप सेंटर आते हैं, और समर्थ्य सशक्तिकरण के लिए, जैसे शक्ति सदन। हाँ, क्योंकि सुरक्षा और सशक्तिकरण दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। सही बात है। अब सिलेबस में एक आखिरी योजना आती है जिसने मुझे पहली नजर में थोड़ा अजीब लगा। प्रश्न जल जीवन मिशन पर था। उसमें अजीब क्या है? मतलब जल जीवन मिशन तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लगता है ना, इसका महिला सशक्तिकरण से क्या कनेक्शन? अच्छा, पर वहां उत्तर क्या दिया गया है? उत्तर में लिखा है 15.6 करोड़ घरों में नल से जल, जिसने महिलाओं के जीवन और स्वास्थ्य को सीधा प्रभावित किया। बस यही कनेक्शन है। सदियों से गांव में पानी ढोने का काम कई मील चलकर महिलाएं तो करती आई हैं ना। हाँ, ये बात तो है। तो घर में नल लगने से उन्हें सिर्फ पानी नहीं मिला, उन्हें अपना वैसा समय वापस मिला जो वरना पानी भरने में बर्बाद हो जाता था। बिल्कुल। तो अगर हम आज के इस डीप डाइव को समेटें, जिसमें हमने एकदम स्ट्रिक्ट क्वेश्चन बाय क्वेश्चन पद्धति अपनाई, हाँ, तो हमने देखा कि कैसे शुरू में जनगणना की कमियां, जैसे 943 का लिंगानुपात बताया गया, फिर उसके समाधान के रूप में संविधान आया, फिर दहेज जैसे सख्त कानून बनाए गए, और अब स्टैंड अप इंडिया जैसी बेहतरीन योजनाएं चल रही हैं। ये सिलेबस अपने आप में एक पूरी साइकिल दिखाता है। पर यहाँ पर आखिरी में मेरे दिमाग में एक सवाल रह जाता है, एक थोड़ा परेशान करने वाला सवाल। वो क्या? देखिए, हमने इसी स्रोत में देखा कि 106वें संशोधन से 33% राजनीतिक आरक्षण मिल गया। हाँ, मिल गया। 26 सप्ताह की मातृत्व छुट्टी भी मिल रही है, और स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाओं में अभी हमने बात की 83% महिलाएं शामिल हैं। बिल्कुल। तो फिर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का वही सवाल वापस क्यों आता है कि पूर्ण समानता आने में 123 वर्ष लगेंगे? और वैसे वहां एक और पॉइंट था कि राजनीतिक भागीदारी का स्कोर अभी मात्र 22.9% ही है। ये तो वाकई विरोधाभास है ना? जब योजनाएं 83% तक पहुंच रही हैं, कानून इतने सख्त हैं, तो फिर 123 साल का इंतजार क्यों? श्रोताओं के लिए ये विचार करने वाली बात है कि क्या कागजी कानूनों और जमीनी हकीकत के बीच एक ऐसी खाई है जिसे सिर्फ सिलेबस के प्रश्नों और उत्तरों से नहीं भरा जा सकता? एकदम सटीक सवाल। क्या हमारी पितृसत्तात्मक मानसिकता आज भी हमारे कानूनों से कई कदम आगे चल रही है? ये सच में सोचने वाला मुद्दा है। इस पर थोड़ा विचार कीजिएगा। बिल्कुल। आज के इस विश्लेषण में, हमारे इस डीप टाइम में बस इतना ही।